जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू वेगनिंग क्लासेस। जैसा कि हमने जनरल साइंस का लैब अटेंडेंट का हम पोर्शन देख रहे थे, अपने लास्ट लेक्चर में हमने रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स को कवर करा था। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो आपके सिलेबस में मेंशन है, मेंडल्स लॉ एंड इट्स कंट्रीब्यूशन पी प्लांट वगैरह के बारे में हम सारा डिस्कस करेंगे। देखो ये जो चैप्टर है ना, ये अगर आप साइंस की एनसीईआरटी उठाओगे वहां पर एक चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वहीं से निकलता है। बट हमें पूरा नहीं पढ़ना है, हमें उतना ही पढ़ना है जितना हमारे एग्जाम ओरिएंटेड है। इस लेक्चर को जब मैं खुद इस क्लास में था, 10th में था, जिसके साइंस में सिलेबस था, उस टाइम भी मैंने इसको छोड़ ही दिया था। बट आपको पढ़ाने के लिए मुझे इसको फर्दर पढ़ना पड़ा, तो हम इसको अच्छे से कवर कर लेंगे। एग्जाम के लिए आपको फुल्ली प्रिपेयर मैं कर दूंगा इस टॉपिक में, ठीक है। तो जिसकी भी ये पीडीएफ मैंने ली है, थैंक यू फॉर दिस कंट्रीब्यूशन, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था तो खुद के नोट तो बन नहीं सकते। देखो सबसे पहले हमें एक चीज समझनी है, व्हाट इज जेनेटिक्स, ठीक है। हम कर लेंगे, हम सारा कवर कर लेंगे, हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले जेनेटिक्स क्या होता है। देखो जेनेटिक्स एक ब्रांच है बायोलॉजी की जो डील करती है स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो मतलब जेनेटिक्स में हम इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के बारे में स्टडी करते हैं। इनहेरिटेंस का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कैरेक्टर पास होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे हमने बोला था कि क्रोमोसोम्स जो हैं, एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेल पेरेंट से आते हैं, एन फीमेल से आते हैं और बच्चे में ट्रांसफर होते हैं। तो यही इनहेरिटेंस है कि किस तरह से कैरेक्टर्स जो हैं वो पेरेंट से ऑफ स्विंग में जाते हैं। बच्चे की आंखें जो है माँ बाप पे मिलती हैं, ये सब फीचर्स जो हैं ये सारे किस में आते हैं, इनहेरिटेंस में। और वेरिएशन भी हमने पढ़ा था कि अगर सर्वाइवल के चांसेस को बढ़ाना है तो हर एक जो न्यू जनरेशन्स आ रही हैं उनमें थोड़ी थोड़ी वेरिएशंस होती है, ताकि जो हमारा जो निश चेंज हो रहा है, हमारा टेम्परेचर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसके करस्पॉन्डिंगली लोग भी सर्वाइव कर पाए, उसको बोलते हैं वेरिएशन। इन दोनों की स्टडी हम कहां पर पढ़ते हैं, जेनेटिक्स में, ठीक है। और ह्यूमंस, आज की बात नहीं है, 8000 से 1000 बीसी के बीच में भी ह्यूमंस को ये चीज पता था कि वेरिएशंस का कैसे वेरिएशन आ सकती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उसका कॉज पता था। इसलिए वो क्या करते थे, वो डोमिनेंट मतलब जो पॉपुलेशन थी उसके साथ जो है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करते थे, ताकि आने वाली जनरेशन जो है वो भी उनमें भी डोमिनेंट फीचर हो, ठीक है। ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। जैसे मान लो सहीवाल काउज हैं पंजाब की, इनको कैसे बनाया जाता था, आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एंसेस्ट्रल वाइट गौ, मतलब आर्टिफिशियल वे में सिलेक्ट किया जाता है किस गाय को किस बुल के साथ बेसिकली इंटीमेट किया जाए, ताकि जो आने वाली ब्रीड हो वो अच्छी हो, ठीक है। तो ये चीजें पहले से चलती आ रही है, ठीक है। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको पता है ह्यूमंस, कोई भी ह्यूमन बींग्स है उसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। 2 पेयर्स होते हैं, मतलब 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, तो हमारे पास 46 क्रोमोसोम है। जैसे मान लो ये पेरेंट है एक, मतलब ये मेल है, मान लो ये फीमेल है, ठीक है, उसमें ये 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, और ये फीमेल में भी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। मैंने आपको बोला था मेल फीमेल में मायोसिस होता है। मायोसिस में क्या होता है, ये टूट जाता है आपस में, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है वो रह जाएगा एन क्रोमो, ये 2n थे ना टोटल, उसमें एन क्रोमोसोम जो है वो मेल के और एन क्रोमोसोम फीमेल के, ये आपस में क्या करेंगे, इंटरलिंक हो जाएंगे, और हमारे पास जो नई जनरेशन आएगी उसमें फिर वापस कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे, 2n क्रोमोसोम हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर 2n मेल के लोगे 2n फीमेल के लोगे तो 4n हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, जो भी रिप्रोडक्शन वाले सेल्स होते हैं उनमें एन क्रोमोसोम्स मेल से लिए जाते हैं, एन क्रोमोसोम फीमेल से लिए जाते हैं, और दोनों के मिक्सचर से जो है 2n क्रोमोसोम जो है फर्दर आगे वाली जनरेशन में होते हैं। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, दिस इज क्लियर। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं मेयोसिस, मेयोसिस के थ्रू टूटता है, ठीक है। अभी तक जो मैं पढ़ा रहा हूं ना वो बेसिक है, अभी वो नहीं आया जो आपको पेपर में पूछेगा। सो इतना घबराने वाली बात नहीं। हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले पढ़ा कि अगर कोई पूछे कौन सी ऐसी ब्रांच है जो स्टडी करती है इनहेरिटेंस और वेरिएशन के साथ, तो जेनेटिक्स। इनहेरिटेंस क्या होता है, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। वेरिएशन होता है डिफरेंसेस बिटवीन द कॉपीज, ठीक है, उनमें जो थोड़ा डिफरेंसेस आता है जिसकी वजह से वो सर्वाइव इजिली कर पाए, उसको बोलते हैं वेरिएशन। वेरिएशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ठीक है। फिर हमने देखा कि जब भी पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग्स में क्रोमोसोम ट्रांसफर होते हैं, तो एन क्रोमोसोम मेल पेरेंट से आते हैं, एन क्रोमोसोम फीमेल पेरेंट से आते हैं, तो दोनों के मिलने से जो है आगे फ्यूचर जनरेशन में वो ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। एन दोनों से आते हैं, ये नहीं कि 2n मेल से आ रहे हैं 2n फीमेल से आ रहे हैं, ठीक है। और किस क्रोमोसोम के इस प्रोसेस को बोलते हैं मेयोसिस, इसका टूटना एन में, उसको बोलते हैं मेयोसिस, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको सीखनी है, क्योंकि जब मैं मेंडल्स लॉ और उसकी पी प्लांट के बारे में बताऊंगा तो इन टर्म्स का यूज होगा, इनके बारे में आपको पता है। देखो सबसे पहली टर्म आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज अ कैरेक्टर एंड व्हाट इज अ ट्रेट। कैरेक्टर और ट्रेट में क्या फर्क है, ठीक है। अगर ध्यान से सुनो, अगर मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो, अगर मैं बोल रहा हूं कि आई कलर, ठीक है, किसी की आंखों का कलर वो एक कैरेक्टर है, ठीक है, आई कलर एक कैरेक्टर है, किसी का साइज एक कैरेक्टर है, किसी की हाइट एक कैरेक्टर है, ये सब एक कैरेक्टर होता है। और जो आईज कलर में अब ब्लैक ब्लू कलर भी हो सकता है, ब्लैक आईज भी हो सकती हैं, किसी की ब्लैक आईज है, ठीक है, किसी की बिल्ली आंखें, ठीक है, तो उसको वो आगे जो उसके डिफरेंट
अब ब्लैक आइज या ब्लू आइज आ जाते हैं, इनको बोलते हैं ट्रेट्स। तो करेक्टर, जैसे हाइट किसी के एक करेक्टर है, उसमें कोई ड्वार्फ है, छोटा है, कोई टॉल है, ये इसके क्या आ जाते हैं? ट्रेट्स। ठीक है, ये चीज याद रखना है। तो ये आपको पता, इनको एलील्स भी कहते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा एलील्स क्या होता है। तो एलील्स भी कहते हैं इनको। ठीक है, तो करेक्टर क्या आ गया? जैसे आई कलर एक करेक्टर है और ब्लू या ब्लैक आइज उसके ट्रेट्स आ गए। ठीक है, आगे जाके हम देखेंगे इनको एलील्स भी कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। बस जो जो आपकी काम की चीजें वो मैं बता। देखो अब आगे जीन और एलील के बीच में डिफरेंस क्या होता है। देखो डीएनए जो होता है, आपको पता है डीएनए जो है वो पूरा डीएनए ट्रांसफर होता है ना पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। ठीक है, डीएनए का वो पार्ट जो खुद को एक्सप्रेस करता है, ठीक है, और जिसकी वजह से प्रोटीन और आरएनए बनता है। देखो बेसिकली जो काम हो रहा है ना वो प्रोटीन ही कर रहा है हमारी बॉडी में। ठीक है, प्रोटीन की वजह से बॉडी में चेंज। और प्रोटीन कौन बनाता है? जीन बना। डीएनए का वो पार्ट जो प्रोटीन और आरएनए बनाता है, जो खुद को एक्सप्रेस करता है, उसको बोलते हैं जीन। पूरा का पूरा डीएनए एक्सप्रेस नहीं करता। डीएनए का कुछ पार्ट जो है, जो खुद को, डीएनए इस तरह से होता है ना, तो डीएनए इस तरह से होता है। डीएनए का कुछ ऐसा पार्ट होता है जो खुद को एक्सप्रेस करता है। मान लो ये पार्ट एक्सप्रेस कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे जीन्स। जो हर जनरेशन में एक्सप्रेस करेगा उसको बोलेंगे जीन्स। तो ये आपको पता हो। जीन क्या होता है? सिंपल अगर कोई पूछ ले तो देखो यार, ये छोटी छोटी डेफिनेशन आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए बता रहा हूँ। जीन क्या होता है? जीन एक कोडिंग फ्रेगमेंट है डीएनए का जो खुद को एक्सप्रेस करता है, मतलब जो आरएनए और प्रोटीन बनाता है। ठीक है, और एलील क्या होता है? एलील जीन से थोड़ा सा अलग होता है। जैसे मान लो मैं अगर एक करेक्टर की बात करता हूं, हाइट, तो हाइट के अंदर दो चीजें, एक होता है टॉलनेस, लंबा, एक होता है डॉर्फनेस, छोटा। है तो दोनों हाइट के साथ रिलेटेड हैं। अगर मैं आपको छोटा बोल रहा हूं तो मतलब आपको मैं हाइट के साथ कंपेयर करके छोटा बोल रहा हूं ना। अगर आपको मैं लंबा बोल रहा हूं तो हाइट के साथ कंपेयर करके लंबा बोल रहा हूं। तो ये जो हाइट के आगे दो निकले ना, एक लंबा एक छोटा, इनको बोलेंगे इसके अलील्स। क्या बोलते हैं? अलील्स। तो ये अच्छे से याद रखना, जैसे ऊपर ट्रेट्स पढ़ा था। तो कोई भी कैरेक्टर होता है ना, जैसे हाइट है उसके आगे अलील्स होते हैं, इनको याद रखोगे आप। ठीक है, तो मतलब मान लो अगर हमारे पास कोई कैरेक्टर है हाइट, उसके क्या अलील्स आगे, जैसे टॉलनेस, डॉर्फनेस। अगर मान लो एक हमारे पास कैरेक्टर है आई कलर, तो ब्लैक, ब्लू, ये उसके अलील आगे। ठीक है, दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब एक होता है डोमिनेंट ट्रेट और एक होता है रिसेसिव ट्रेट। ठीक है, ट्रेट हमने देख लिया। ट्रेट क्या होता है? कैरेक्टर का पार्ट। मतलब मान लो किसी की ब्लू आई है, किसी की ब्लैक आई है, तो ये आपके ट्रेट आ गए। अब एक होगा डोमिनेंट ट्रेट, एक होता है रिसेसिव ट्रेट। जो ट्रेट खुद को एक्सप्रेस करता है, जो ट्रेट खुद को एक्सप्रेस करता है उसको बोलेंगे डोमिनेंट ट्रेट, और जो ट्रेट खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता उसको बोलेंगे रिसेसिव ट्रेट। ठीक है, मान लो आपके मम्मा पापा, आपके पापा की जो आईज हैं वो मान लेते हैं ब्लैक कलर की थी। ठीक है, ब्लैक कलर की आईज हैं। आपकी मम्मा की जो आईज हैं वो मान लो, मैं मान लेता हूँ कौन से, ब्राउन कलर की आईज हैं। ठीक है, ब्राउन कलर की आईज हैं। ठीक है, या ब्लू कलर की आईज हैं, या जिस भी तरह की आईज हैं। ठीक है, तो आपके पापा की ब्लैक आइज थी, आपकी मम्मा की ब्राउन आइज थी। इनके, आपके पापा और मम्मा की मेटिंग हुई। ठीक है, आप पैदा हुए। अगर आपकी ब्लैक आइज आ रही है, कौन सी आइज आ रही है? ब्लैक आइज। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपके पापा वाला ट्रेट था ये डोमिनेंट हो गया। आपकी मम्मा वाला ट्रेट जो है वो डोमिनेंट नहीं हुआ। तो जो डोमिनेंट था वही आप में आया ना। तो डोमिनेंट ट्रेट जो होता है वो कौन सा ट्रेट हो? जो खुद को एक्सप्रेस करा। मैंने इसलिए बोलता सारे ट्रेट एक्सप्रेस नहीं करते, डोमिनेंट वाला खुद को एक्सप्रेस करेगा। और जो एक्सप्रेस करता है इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल के साथ। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलता हूं टॉलनेस और शॉर्टनेस का। ठीक है, देखो ध्यान से सुनो, ये सिंपली समझो। अभी हम जब पढ़ेंगे ना पुनीत स्केयर तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एक टॉल है, ये आपका डॉफ है। ठीक है, अगर मैं इनकी मेटिंग करवाता हूं तो क्या बनेगा? टीटी। ठीक है, अब एक टॉल और एक स्मॉल बंदे की मेटिंग हुई, तो अगर टीटी बन रहा है इसमें ये वाला डोमिनेंट होता है। ठीक है, इसका मतलब वो बच्चा उनका लंबा होगा। ठीक है, बच्चा क्या होगा? लंबा होगा। ठीक है, तो टॉल बच्चा होगा। तो इसका मतलब ये छोटा टी स्मॉल वाला बच्चा, अब इसने तो खुद को एक्सप्रेस नहीं ना किया। अगर ये एक्सप्रेस करता तो बच्चा छोटा होता। इसका मतलब बच्चा अगर लंबा पैदा हो रहा है, इसका मतलब कैपिटल टी वाले ने, इस ट्रेट ने खुद को एक्सप्रेस किया है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर डोमिनेंट कौन सा होगा? लंबे वाला, और छोटे वाला जो होगा रिसेसिव होगा। तो वो आपको समझना है कि जो हमारे पास डोमिनेंट ट्रेट होते हैं उनको कैपिटल लेटर के साथ लिखते हैं, और रिसेसिव ट्रेट जो होते हैं उनको हम स्मॉल लेटर से। डोमिनेंट ट्रेट वो ट्रेट होते हैं जो खुद को एक्सप्रेस कर पाते हैं, और रिसेसिव ट्रेट वो होते हैं जो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, मतलब अगली जनरेशन में वो नहीं दिखते हैं। ठीक है, ये भी आपको एक बार ये सारे रिवाइज करवाऊंगा। दीज आर जस्ट टर्म्स विच आर गोइंग टू यूज्ड इन मेंडल्स लॉ। आपको पहले समझाना जरूरी है, अदरवाइज मैं क्यों बता रहा हूं। ठीक है, उतना ही बता रहा हूं जो समझाना जरूरी है।
नेक्स्ट इज होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। ठीक है, हमने देखा कि किसी भी करेक्टर के आगे एलील्स होते हैं ना, एलील्स होते हैं। मान लो एक किसी की हाइट है तो हाइट के आगे टॉल, ड्वार्फ, ये उसके एलील हैं। ठीक है, अगर दोनों के दोनों एलील सेम हो जाएं, ठीक है, मान लो अगर सपोज करो दोनों में कैपिटल टी आ जाए, दो एलील हैं और दोनों टॉल हैं, या दो एलील हैं दोनों स्मॉल हैं, ठीक है, तो ऐसे जो पेयर्स बनते हैं उनको बोलते हैं होमोजाइगस। होमो मींस होता है सेम, तो होमो मतलब सेम जाइगस। ठीक है, तो सेम पेयर ऑफ एलील जहां पे होता है उनको बोलेंगे होमोजाइगस। और अगर डिफरेंट है, मतलब एक टॉल है और एक ड्वार्फ है, मतलब देखो हाइट के दो एलील है, एक है टॉल एक है ड्वार्फ, मतलब लंबा और छोटा, तो अगर एक में दोनों आ रहे हैं तो मतलब ये हेटेरोजाइगस है। कौन सा पेयर है? हेटेरोजाइगस पेयर। ठीक है, दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इज फिनोटाइप एंड जीनोटाइप में क्या फर्क होता है? फिनोटाइप मतलब फिजिकल, कि फिनोटाइप का मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस, मतलब आप किसी चीज को फिजिकली देख के क्या बता सकते हो, तो वो हो गया उसका फिनोटाइप। और जीनोटाइप होता है जेनेटिक लेवल में वो चीज क्या है, वो होता है उसका जीनोटाइप। मतलब मान लो अगर ये कोई बंदा है, उसको आप देख के बता सकते हो ये लंबा है या छोटा है, ठीक है, तो वो उसका आ गया फिनोटाइप। बट आपको जिसको आप देख के नहीं बता सकते, आपको जीन्स की स्टडी करनी पड़े, उसको बोलोगे जीनोटाइप। जैसे अगर सपोज करो एक आदमी लंबी हाइट का एक छोटी हाइट का सामने खड़ा, आप बता दोगे ये लंबा है ये छोटा है, ठीक है। बट अगर सपोज करो मैं ऐसे लिख देता हूं टी, ध्यान से देखना यहाँ पे, टी 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 स्मॉल टी और स्मॉल दोनों टी, ठीक है, ये दोनों तीन चीजें मैंने लिखी हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं जेनेटिक लेवल में इनमें से लंबा कौन है और छोटा कौन है, तो बताओ मुझे। देखो इनमें से ये भी लंबा है और ये वाला भी लंबा है, क्यों? क्योंकि इसमें देखो इसमें दोनों कैपिटल आ रहे हैं, तो दोनों कैपिटल टी हैं, दोनों डोमिनेंट है, तो मतलब बच्चा टॉल ही होगा। इसमें एक डोमिनेंट है, कौन सा? लंबे वाला, तो लंबे वाला है ना, इसमें टॉल जीन है, इसका मतलब वो डोमिनेंट होगा, तो बच्चा लंबा ही होगा। जिसमें दोनों छोटे होंगे उसमें बच्चा छोटा होगा। बट यहां पर आपको ये नहीं पता था, फिनोटाइप में आप जस्ट फिजिकली बाहर से देख के बताते हो, जीनोटाइप में आप उसके जीन्स को स्टडी करके देखते हो। मान लो मेल से लंबा जीन आया टॉल वाला, फीमेल से जो है शॉर्ट वाला जीन आया, बट बच्चा लंबा ही होगा, ठीक है, क्यों? क्योंकि वो डोमिनेंट है, वो खुद को दूसरे रिसेसिव वाले को खत्म कर देगा, ठीक है, दिस इज क्लियर। तो अभी तक हमने जो पढ़ा इन टर्म्स को वापस रिवाइज करेंगे, फिर हम चलेंगे मेंडल तक, फिर हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो स्टार्ट होगा। सबसे पहले हमने पढ़ा एक ऐसी ब्रांच है बायो की जो डील करती है विद द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर एंड व्हाट इज द काइंड ऑफ वेरिएशन बिटवीन द स्पीशीज, इसको बोलते हैं हम जेनेटिक्स, ठीक है। उसके बाद हमने एक चीज देखी कि कैसे गैमेट्स बनते हैं, तो मैंने आपको ये बोला कि एक ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड जो होता है उसमें 4 क्रोमोसोम है, मतलब 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, 4n जिसको बोलते हैं, वो ब्रेक हो जाता है मेयोसिस में, उनके जो है n नंबर ऑफ क्रोमोसोम बन जाते हैं और आपस में मिलते हैं और नई जनरेशन जो है वो बनती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये देखो, ये मेल्स के हैं, ये फीमेल्स के थे, यहाँ से हमने एक एक उठाया और ये आपस में दोनों कंबाइन हुए और नया जाइगोट बन गया। देखो जाइगोट में देखो 2 यहां से आए ना मेल्स वाले, ये देखो ना, ये 2 नीचे आ रहे हैं, 2 ये नीचे आ रहे हैं मेल्स वाले, कलर्स अलग है, 2 फीमेल्स वाले आ रहे हैं, तो 2n एक नया जाइगोट जो है बच्चा बनेगा। वो n क्रोमोसोम मेल से लेता है, n फीमेल से लेता है, ठीक है। फिर हमने देखा कैरेक्टर और ट्रेट में क्या फर्क है। देखो कैरेक्टर और ट्रेट में सिंपल फर्क है कि मान लो किसी की हेयर है, तो हेयर जो है, हेयर का कलर, ये एक करेक्टर है, और कलर में ब्लैक है या ब्राउन है, ये उसके ट्रेट हैं, ठीक है। ये एलील भी समझते हैं हम इसको। फिर जीन और एलील में क्या फर्क है? जीन क्या होता है? डीएनए का वो फ्रेगमेंट जो खुद को एक्सप्रेस करता है जनरेशन में, पूरा डीएनए एक्सप्रेस नहीं करता। मान लो डीएनए का वो पोर्शन जो खुद को एक्सप्रेस करेगा, या मान लो वो पोर्शन, यही जीन जो है ना, यही आप याद रखना, यही मेन चीज है जो प्रोटीन और आरएनए बनाता है, और ये डीएनए का वो सेगमेंट होता है जो खुद को एक्सप्रेस करता है जनरेशन टू जनरेशन। इसी को मेंडल ने फैक्टर बोला था और हम इसको जीन बोलते हैं, जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता है। फिर अलील हमने देखा एक कैरेक्टर के आगे डिफरेंट फॉर्म्स, मान लो अगर कोई हेयर कलर है तो हेयर कलर में ब्राउन ब्लैक, ये उसके अलील आगे, ठीक है। फिर डोमिनेंट ट्रेट, वो ऐसा ट्रेट जो खुद को एक्सप्रेस कर पा रहा है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे डोमिनेंट, और जो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है तो उसको बोलेंगे रिसेसिव ट्रेट। होमोजाइगस, अगर दोनों के दोनों एलील सेम हैं, मतलब मान लो अगर हाइट की बात करूं तो दोनों के दोनों टॉल हैं या दोनों के दोनों एलील शॉर्ट वाले हैं, ठीक है, उनके बीच में हम मेटिंग करवा तो वो होमोजाइगस पेयर आएगा। और अगर सपोज करो दोनों एलील जो है वो डिफरेंट हैं तो वो हेटेरोजाइगस पेयर आ जाएगा, ठीक है। फिनोटाइप होता है फिजिकल अपीयरेंस, मतलब आप बाहर से देख के किसी के बारे में क्या जज करते हो, दैट इज योर फिनोटाइप। और जीनोटाइप होता है आप जेनेटिक मेकअप कैसा है उसका। कई बार आप किसी को बाहर से देख के जस्ट ये थोड़ी बता सकते हो कि इसमें जीन्स कैसा है, तो जेनेटिक लेवल पे स्टडी करना इज हमारा जीनोटाइप। और फिजिकल अपीयरेंस, जस्ट उसका कैरेक्टर देखे कि वो छोटा है या लंबा है, वो आपका क्या आ जाएगा? फिनोटाइप आ जाएगा, ठीक है, दिस इज क्लियर। अब यहां से हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है जहां से क्वेश्चन फ्रेमिंग होगा, ठीक है। ये जो ऊपर पढ़ा है ना वो यहां पर यूज होगा, अदरवाइज ये समझ ही नहीं आता तो फायदा क्या था पढ़ने का, ठीक है।
सबसे पहली बात, आपको कोई पूछे फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोल जाता है? मेंडल साहब को बोले। किसको बोल रहा है? मेंडल साहब। मेंडल साहब ने किस पे हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया? पी प्लांट पे, ठीक है, पी के मटर के प्लांट पे। क्यों किया वो भी बताऊंगा आगे चल के, ठीक है। इस पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया 7 सालों तक। कितने देर तक परफॉर्म किया? 7 सालों तक इन्होंने इस पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उसके बाद इन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया, किस तरह से जो इनहेरिट होते हैं, लॉज इनहेरिटेंस किस तरह से होती है, मतलब किस तरह से कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं एक जनरेशन टू दूसरे जनरेशन, उन्होंने बताया, ठीक है। इनका जो हाइब्रिडाइजेशन का जो लॉ था वो इतना सक्सेसफुल इसलिए माना जाता है क्योंकि इनका जो सैंपल स्पेस था ना वो बहुत बड़ा था। जितना बड़ा सैंपल स्पेस उतनी एक्यूरेसी, ठीक है। इन्होंने बहुत ज्यादा बड़ा सैंपल स्पेस लेके स्टडी किया था, ठीक है। मेंडल ने कितने करेक्टर लिए थे? 7 करेक्टर। अगर आपको मैंने पहले करेक्टर नहीं बताया होता तो आप कैसे समझते? मेंडल ने 7 करेक्टर लिए थे, मतलब 7 करेक्टर में कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे हाइट लिया होगा, जैसे कलर लिया होगा, ठीक है, ये सब लिया होगा। ऐसे 7 करेक्टर लिए थे पी के, और हर एक करेक्टर के 2 एलील हैं, ठीक है, 2 अपोजिट ट्रेट लिए इसने, ठीक है। जैसे हाइट के लिए इसने 2 लिए, टाल एंड ड्वार्फ। तो इसका मतलब मेंडल ने 7 करेक्टर लिए और 14 ट्रेट्स लिए। कितने लिए? 7 करेक्टर लिए और 14 ट्रेट्स, मतलब एलील्स जो है लिए। इसलिए मैंने करेक्टर और ट्रेट्स आपको पहले ही पढ़ा दिया था, ठीक है। तो हम देखेंगे इसके बारे में। ये देखो, ये इसके मैं अभी बता देता। ये मेंडल के द्वारा लिए गए 7 जो है वो करेक्टर है। कौन से? सबसे पहले फ्लावर का कलर, जो पी प्लांट का फ्लावर है इसका कलर कैसा है, सीड की शेप कैसी है, मतलब वो राउंड है या रिंकल्ड है, ठीक है। ये देखो, ये लिखा हुआ है यहाँ पे राउंड कुछ या रिंकल, ठीक है, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। फिर सीड का कलर कैसा है, ठीक है, वो एक करेक्टर लिया। पॉड का कलर कैसा है, मतलब छिलके का कलर कैसा है, एक अंदर सीड का कलर, एक बाहर पॉड का मतलब छिलके का कलर कैसा है, ठीक है। पॉड छिलके की शेप कैसी है, हाइट कैसी है, टाल है या ड्वार्फ है, और फ्लावर की पोजीशन कहां पर है, एक्सियल है या कोई और है, ठीक है। तो हर एक देखो, इसने क्या किया, इसने 7, यही पूछेगा क्वेश्चन, इसने 7 करेक्टर लिए और हर करेक्टर के 2-2 एलील हैं, मतलब 2-2 ट्रेट हैं। या तो उसमें वो चीज होगी या कम होगी, या लंबा होगा या छोटा होगा, या कलर येलो होगा या ग्रीन होगा, ठीक है, ऐसे किया। या राउंड होगा या रिंकल्ड होगा, या गोल होगा या गोल नहीं होगा, ठीक है, इस तरह से। उसमें जो जो डोमिनेंट थे वो ये देखो, कलर में वायलेट डोमिनेट है, शेप में राउंड डोमिनेट है, येलो जो है सीड कलर में डोमिनेट है, और पॉड छिलके के कलर में ग्रीन डोमिनेट है, ठीक है। और जो है पॉड शेप में इन्फ्लेटेड या फुल, और हाइट में टॉल वाला डोमिनेट है, फ्लावर पोजीशन में एक्सियल वाला डोमिनेट है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको डोमिनेट और रिसेसिव भी पहले ही बढ़ा दिया था। फिर रिसेसिव में इसमें व्हाइट है कलर में, ठीक है, जो आपका रिंकल जो है शेप में, ठीक है, राउंड या रिंकल। फिर इसका मटर का जो बीज है उसमें ग्रीन जो है रिसेसिव है। फिर येलो जो है किसमें, मटर का जो बाहर वाली जो है उसमें कलर में येलो है, ठीक है। उसका कंस्ट्रिक्टेड जो है उसका ड्वार्फ है या टर्मिनल, ये आप देख लोगे, ठीक है। इस पीडीएफ को मैं शेयर कर दूंगा। तो ये बस मैंने आपको ये बता रहा हूँ मेंडल क्या कर रहा है। मेंडल इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन करना चाहता है। इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन करना चाहता है किस तरह से कैरेक्टर जो है वो ट्रांसफर होते हैं। उसके लिए उसने क्या किया, पी प्लांट्स को लिया। बेसिकली मेंडल जो है ना, वो मेंडल जो है जहां पर रहता था उसके आगे पीछे उसने पी प्लांट की खेती करी। वो चर्च वगैरह में रहता, आगे पीछे पी प्लांट की खेती करी, तो वहां पर उसने इसको स्टडी। पी प्लांट इसलिए उसने लिया था कि पी प्लांट को इजिली ग्रो हो जाता है, जल्दी ग्रो हो जाता है, तो उसके ज्यादा से ज्यादा साइकिल्स को वो स्टडी कर सकता था, ठीक है। और पी प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन वगैरह भी चीजें होती हैं, सेल्फ हाइब्रिडाइजेशन वगैरह भी, तो इसलिए इसको हेल्प मिला, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे पी प्लांट ही क्यों यूज किया। तो इसीलिए इसने पी प्लांट में स्टडी किया और इसने ये बोला कि इसने पी प्लांट में 7 करेक्टर लिए। 7 करेक्टर के, हर एक करेक्टर के 2-2 ट्रेट, तो 14 ट्रेट। उसने बताया कि इसमें से कौन से डोमिनेंट है और कौन से रिसेसिव है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। दिस इज क्लियर। अब इसने क्या किया, अब यहां से आपका मेन जो कंफ्यूजिंग पार्ट है वो शुरू हो रहा है। आप बिल्कुल आप कंसंट्रेट समझोगे ना, मैं आपको बोल रहा हूँ एश्योरेंस के साथ, ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर, और ये टॉपिक तुम्हें कहीं से समझ नहीं आया होगा इतने जल्दी, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले इसने मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवाया। मोनो हाइब्रिड क्या, देखो मेरी बात सुनो, मोनो मतलब इसने 7 कैरेक्टर लिए ना, इसने 7 कैरेक्टर में से, सुनो, इसने 7 कैरेक्टर में से 6 कैरेक्टर तो सेम रखे, एक कैरेक्टर में अलग अलग कर दिया, ठीक है। मतलब 7 कैरेक्टर में मान लो इधर से वायलेट उठाया तो दूसरे का भी वायलेट ही उठाया, इधर से राउंड उठाया दूसरे का भी राउंड उठाया, दो को मेटिंग करवा रहे हैं ना आपस में, बट एक कैरेक्टर इसने अलग अलग उठा लिया। अगर मान लो एक का ग्रीन उठाया तो दूसरे का येलो उठाया, ठीक है। इसको बोलते हैं मोनो हाइब्रिड। मोनो हाइब्रिड क्या, बाकी सारे सेम, एक में चेंज, उसको बोलेंगे मोनो। मोनो मतलब है सिंगल, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवाया इसने, ठीक है। सिंपली समझिए, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में मतलब क्या होता है कि बाकी सारी चीजें उसने सेम रखी। मान लो अगर किसी, उसने क्या किया, अगर राउंड लिया मटर तो दूसरा भी राउंड लिया, ठीक है। अगर उसका बीज एक कलर का लिया तो दूसरा भी उसी कलर का लिया, बट उसने फर्क एक में ही रखा। अगर एक उसने मटर टॉल लिया तो दूसरा छोटा लिया, दैट इज नोन एज मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। यहीं से लॉस डिराइव होंगे, तो अच्छे से समझना, ठीक है। तो इसने क्या किया, पेरेंट्स में 2 चीजें उठाई, एक तो प्योर टाल उठा लिया, एक प्योर डाफ,
मतलब एक मटर उठाए लंबे वाला, एक मटर उठाए छोटे वाला। मतलब जैसे मान लो आपके पेरेंट्स में आपके फादर की हाइट लंबी, आपकी मदर की हाइट छोटी, ठीक है। अब ये बताएगा, तो इसमें प्योर टॉल में देखो आपको पता है जब भी आपके गैमेट्स ट्रांसफर होंगे वो पहले टूटेंगे मियोसिस की हेल्प से। ये टी नहीं आएगा, मैंने आपको बोला 2n नहीं होता, इनके पहले n बनते हैं मियोसिस से, तो एक टी अलग एक टी अलग, ठीक है। यहां से भी स्मॉल टी और स्मॉल टी में कन्वर्ट हो गया। ये तो सबसे पहला स्टेप होता है। अब ये आपस में मिलेंगे, ठीक है, या आपस में मिलेंगे और कैपिटल टी और स्मॉल टी बन गया। देखो ना यहाँ पे ऑप्शन ही कैपिटल टी स्मॉल। तो जब भी आपकी, इसको बोलते हैं F1 जनरेशन, जो पहली मेटिंग हुई, मतलब आपके पेरेंट्स से आप बने, दैट इज द फर्स्ट मेटिंग। फर्स्ट मेटिंग में क्या बना? टीटी। आप मुझे ये बताओ, क्या टीटी में जो बच्चा आप जो पैदा हुए कि वो छोटे हो गए या लंबे? मैंने आपको बोला था कि अगर उसमें कैपिटल टी है तो कैपिटल टी इज द डोमिनेंट ट्रेट, इसका मतलब वो टॉल होगा, ड्वार्फ नहीं होगा, ठीक है। तो टीटी आ गया, ठीक है। तो F1 जनरेशन में जो बच्चा पैदा होगा वो हमेशा डोमिनेंट ट्रेट वाला होगा, वो टॉल ही होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगा? अब इनकी आप करवाओगे, किनकी करवाओगे पॉलिनेशन? आप इनको करवाओगे आपस में मीटिंग, किसकी? अब आपका टी बना ना, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, अब इनको आपस में इंटरेक्ट करवाओगे। तो देखो मैं इनको इंटरेक्ट करा, तो इनको इंटरेक्ट कैसे करवाते हैं? सिंपल तरीका होता है, देखो मैं आपको करके बताता हूँ। ये आ गया टी, इसको इंटरेक्ट करवाना है टी के साथ, ठीक है। तो बनाओ पेयर, टी के साथ पहले इंटरेक्ट होगा तो दोनों कैपिटल टी आ जाएंगे, फिर एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी आ जाएगा, फिर एक स्मॉल टी एक कैपिटल टी आ जाएगा, फिर दोनों स्मॉल टी आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी F2 जनरेशन बनी। अब F2 जनरेशन में आपका क्या बन रहा है? ये भी टॉल वाला है, इसमें एक टॉल एक स्मॉल है, ये भी टॉल वाला है, इसमें एक टॉल एक स्मॉल है, ये भी टॉल वाला है, बट ये छोटा है। इसका मतलब 3 आपके टॉल बन गए और एक आपका स्मॉल बन गया। कौन सी जनरेशन में? F2 जनरेशन में। कौन सी जनरेशन में? F2 जनरेशन में। तो वही यहां पर लिखा हुआ है कि फिनोटाइप कैसे बनेंगे? 3 टॉल बनेंगे और एक क्या बनेगा? डॉफ बनेगा, एक छोटा बनेगा। बट जीनोटाइप कैसे बनेंगे? टीटी वाला एक है, देखो बड़े वाला एक है ना, टीटी वाला एक है, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी वाले कितने बने? 2 बने, एक ये बना और एक ये बना, तो कितने बने? 2, और एक छोटे वाले कितना बना? 1। तो जेनेटिक रेशियो कितनी है? 1:2:1। ये पेपर में डायरेक्टली पूछता है कि F2, देखो अगर पूछेगा F1 जनरेशन में क्या होगा, जो पहली जनरेशन होगी उसमें एक कैपिटल टी जो है फादर से आया, स्मॉल टी मदर से आया और कैपिटल टी स्मॉल टी बना हमारे पास, तो वो जो होगा वो एक डोमिनेंट वाला ही बनेगा, टॉल ही बनेगा। बट अगली बार जब हम उनको एक कैपिटल टी स्मॉल टी को आपस में इंटरेक्ट करवाएंगे तो हमारे पास 3 तो टॉल वाले बन जाएंगे। क्यों? एक तो प्योर टॉल है जिसमें दोनों टी होते हैं ना, कैपिटल वाई, इसको बोलते हैं प्योर टॉल। ये भी याद करो, इस वर्ड को क्या बोलेंगे? प्योर टॉल। एक में कैपिटल टी एक स्मॉल टी, इसको बोलेंगे हाइब्रिड टॉल। मतलब ये हाइब्रिड है दोनों का, बट है ये भी लंबा है क्योंकि डोमिनेंट ट्रेड इसमें टी है। और जो स्मॉल टी वाले हैं इसको बोलेंगे प्योर डॉफ। दोनों ही छोटे हैं, प्योर डॉफ, ठीक है। दिस इज क्लियर, यहां पर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आपका इसने जेनेटिक्स में करके देखा, ठीक है। यहां से तुम्हें क्या सीखने को मिली? आपको ये और ये जो स्केयर बनता है ना, इसको बोलते हैं प्यूनिट स्केयर। क्या बोलते हैं? प्यूनिट स्केयर। प्यूनिट ने कंसेप्ट दिया था, इसको बोलते हैं प्यूनिट स्केयर। तो ये भी याद कर लो, पूछे तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। यहां से आपने ये सीखा कि जब भी हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब बाकी सबको कांस्टेंट रख के एक सिर्फ कैरेक्टर को अलग अलग रख के दोनों के बीच में अगर हम क्रॉसिंग करवाते हैं तो क्या होगा? F1 जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में डोमिनेंट ट्रेट ही हमें मिलेगा, ठीक है, टॉल ही मिल रहा है। बट सेकेंड जनरेशन में हमें डोमिनेंट ट्रेट के साथ रिसेसिव ट्रेट भी मिलेगा। इसलिए तो जब शुरू हुआ था तो पहली जनरेशन में लंबा ही हाइट का पैदा हुआ होगा, ये ह्यूमंस में भी अप्लाई होता है, ठीक है। बट आने वाली जनरेशन में वो जो है हाइट जो है वो कम होगी। क्यों? क्योंकि उसमें रिसेसिव ट्रेट भी आने शुरू हो गए। दिस इज क्लियर। तो कोई तुम्हें यहां पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है। यहां से इसने बोला, यहां से एक कंसेप्ट आया यही जो जीन्स, इसने बोला कि ये जो चीज है ना जो इनहेरिट होते हैं इसको बोलते हैं जीन्स। जिसको ये फैक्टर बोल रहा था ना, मेंडल ने कहा कि कोई ऐसी चीज है जो इनहेरिट होती है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग, उसको बोला, इसने बोला फैक्टर। बट आज हम उसको क्या बोलते हैं? जीन। तो मेंडल जिसको फैक्टर बोलता था उसको आज के टाइम में जीन बोला जाता है। ये वर्ड आपको याद रखना। प्यूनिट स्केयर का मैंने आपको कंसेप्ट पहले ही बता दिया। प्यूनिट स्केयर जो है ब्रिटिश जेनेटिस्ट था एक, किसका नाम था? रेगिनाल्ड सी पुनेट। उसने बोला था कि गैमर्स जो हैं दो पेरेंट्स के, अगर हम एक स्केयर के अंदर रखें उनके कॉम्बिनेशन बनाए तो वो कौन से कॉम्बिनेशन बनते हैं? ये वाले कॉम्बिनेशन, दैट इज नोन एज प्यूनिट स्केयर, ठीक है। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से देखो मेंडल के 3 लॉज हैं टोटल। इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस से मेंडल के 2 लॉज हमें यहां पे समझ आ जाते हैं। तीसरा लॉ कहां से निकलेगा? जब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस करेंगे। डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब है तब 7 में से वो क्या करेगा? 7 में से 2 कैरेक्टर को चेंज करेगा। अभी उसने 1 को चेंज किया ना, वहां पर 2 को चेंज करेगा, उसको बोलेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसी तरह से उसमें भी प्यूनिट स्केयर बनेगा, उसमें भी हमें पता चलेगा क्या क्या फीचर। तो तुम्हें उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप यहां पे समझो ना पहले,
भागना नहीं है यार, कहाँ भागना है, समझ के चलना है, आगे कंप्लीट करना है। पेपर से 2 दिन पहले, आज फ्राइडे है, कल सैटरडे, परसों आपका पेपर है, तो 2 दिन पहले तुम इतनी डिमांड कर, इसका मतलब ये टॉपिक तुम्हें कहीं से नहीं अच्छे से समझ आया होगा ना, तो इसलिए आप समझ के चलो, पेपर में क्वेश्चन हो जाएंगे। तो मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया पी प्लांट के ऊपर 7 सालों तक, 1856 से 63 तक, और लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए। इसने डेटा साइज अच्छा खासा लिया था। मेंडल ने 7 करेक्टर्स पे वर्क किया। हर एक करेक्टर के 2 अपोजिट कंट्रास्टिंग ट्रेड्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हाइट है, उसके 2 ट्रेड्स हैं, टॉल एंड डॉफ, ठीक है। मेंडल ने 7 करेक्टर पे काम किया और मतलब 14 ट्रेड्स हुए, हर करेक्टर के 2-2 ट्रेड्स हुए, ठीक है। वो मैंने आपको बता दिया कौन सा है, उसमें डोमिनेंट और रिसेसिव बता दिया। फिर हमने जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब 7 में से 6 तो एक जैसे लिए बट एक अलग लिया। मान लो एक में से टॉल लिया तो दूसरे में से डॉफ लिया। उनके बीच में जब हमने हाइब्रिडाइजेशन करवाई तो पहली जनरेशन में जो है डोमिनेंट ट्रेट ही दिखा, क्योंकि कैपिटल टी आया मेल से, मान लो, या कैपिटल टी फीमेल से भी आ सकता है, कहीं से भी आया, तो एक दूसरे से दूसरा है, बट डोमिनेंट तो वही शो करेगा ना। तो बट सेकंड जनरेशन में हमारे पास फिनोटाइप में 3 अगर टॉल आ रहे हैं तो एक स्मॉल भी आ रहा है, और जेनोटाइप में 1:2:1 की रेशियो है। डायरेक्टली कई बार एग्जाम में रेशियो भी पूछ लेता है, ठीक है। दिस इज क्लियर। ये आपने फैक्टर का कंसेप्ट वगैरह पढ़ लिया। अब यहां से मेंडल लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस 2 डिराइव होते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉप से। एक आता है फर्स्ट लॉ और दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेकंड लॉ। ये आपको लॉ समझने। लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है कि जब भी हेटेरोजाइगस कंडीशन होती है, ओनली वन फैक्टर विल एक्सप्रेस इटसेल्फ। सिर्फ एक फैक्टर खुद को एक्सप्रेस करेगा। मान लो, क्या बोल रहा हूं मैं, जैसे एक हेटेरोजाइगस कंडीशन क्या है भाई, तभी तो पहले समझाया था। हेटेरोजाइगस एलील क्या होते हैं, एक लंबा एक छोटा। होमोजाइगस दोनों लंबे या दोनों छोटे। तो जब भी हेटेरोजाइगस वाली कंडीशन होगी, जैसे हमने F1 जनरेशन में देखा था, टीटी बना था ना, इसमें एक जो है वो खुद को डोमिनेट करेगा। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। एक डोमिनेट करेगा खुद को, इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। सिंपल याद रखना है, लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है कि जब भी हेटेरोजाइगस कंडीशन होती है, एक फैक्टर जो है खुद को एक्सप्रेस करेगा, दूसरा नहीं करेगा। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। बट इस लॉ की आज के टाइम में बहुत ज्यादा इसके मतलब अगेंस्ट भी चीजें हैं। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक करेगा, कई बार दोनों ही करते हैं। दैट इज नोन एज को डोमिनेंस। अभी हम पढ़ेंगे, बट आपको इतना डीप नहीं जाना, बट फिर भी मैं तुम्हें इसके एक्सेप्शन बता दूंगा। इसके एक्सेप्शन बहुत ज्यादा है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है? देखो, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, ये तो सबसे सिंपल है। जब भी गैमेट बनते हैं तो जो फैक्टर्स होते हैं वो करेक्टर के सेग्रीगेट करते हैं, अलग अलग होते हैं, फिर उसके बाद वो आपस में मिलते हैं। तो यार ये तो हमने पहले पढ़ा है, देखो ना, ये यही चीज तो है। जब भी गैमेट बनेंगे तो आपके जो एलील्स हैं, ये टीटी 2 एलील्स हैं, ये सेग्रीगेट होते हैं, अलग अलग होते हैं, फिर बाद में मिलते हैं। तो ये जो सेग्रीगेशन वाला प्रोसेस है इज नोन एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को यूनिवर्सल लॉ भी कहते हैं, क्योंकि ये ज्यादा फेल नहीं होता है। और इस लॉ को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं। तो ये 2 लॉज हमारे कहां से निकले, जब हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया। मोनोहाइब्रिड मतलब सिर्फ एक कैरेक्टर को वेरी करवा के आपस में उनकी क्रॉसिंग करवाई, तो हमारे 2 लॉज निकले। लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है जब भी हेटेरोजाइगस कंडीशन होगी, जो डोमिनेंट वाला जीन है वो खुद को एक्सप्रेस करेगा, एक ही फैक्टर एक्सप्रेस करेगा, हेटेरोजाइगस करने, दूसरा नहीं करेगा। और सेकंड लॉ कहता है कि जब भी गैमेट बनते हैं तो पहले सेग्रीगेट होते हैं, वो अलग होते हैं। वो मैंने आपको पहले ही करके बता दिया। अगर टी था तो वो टी और टी में पहले टूटेगा, फिर एक टी मेल का और एक टी फीमेल का आके आपस में मिलेगा तो नया बनेगा, ठीक है। दिस इज क्लियर। इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लॉ सेकंड लॉ जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है वो इतना फेल नहीं होता, बट फर्स्ट लॉ जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो काफी फेल होता है। अब इसके फेल होने की थोड़ी एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूं। देखो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस इसकी सबसे पहली एक्सेप्शन है। किसकी? मेंडल्स लॉ की एक्सेप्शन बता रहा हूं, जहां पर ये फेल हो जाता है फर्स्ट लॉ इसका। पहली बात, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या है? पूरा का पूरा डोमिनेंट नहीं होता है। मान लो, देखो, मान लो क्या होता है, कई बार अगर सपोज करो, मैं इसी आपने सिर्फ एग्जांपल समझने, आपको पेपर में कोई करके थोड़ी पूछेगा कैसे करके, कोई आप 10 नंबर का क्वेश्चन तो ही लिखना। मान लो मैंने रेड और व्हाइट कलर में आपस में, इसने करके देखा ना बाद में किसी ने, रेड और व्हाइट कलर में अगर मैं इंट्रैक्शन करवा रहा हूं ना, तो बाद में पता क्या होता है, इसमें पिंक कलर भी दिखना शुरू हो जाता है। अब मेरी बात सुनो यार, मैं रेड और व्हाइट में करवा रहा था तो पिंक कहां से आ गया बीच में? इसका मतलब है कि अगर रेड और व्हाइट आपस में अवेलेबल है, पिंक कलर दिख रहा है, इसका मतलब है रेड और व्हाइट इनकम्प्लीट डोमिनेंट है। ये पूरी की पूरी डोमिनेंस नहीं शो करे। अगर रेड पूरी डोमिनेंस शो कर रहा होता तो भाई रेड ही आता, वो व्हाइट को पूरा डिस्प्लेस कर देता। बट वो व्हाइट को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है पूरा, वो क्या करे, दोनों के मिक्सचर से एक पिंक नया कलर दिख रहा है हमें। तो इसका मतलब ये होता है कि जो मेंडल्स फर्स्ट लॉ है वो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है। हमारे पास पूरी डोमिनेंस नहीं होती है एक ही जीन की।
एक ही सिर्फ एलील डोमिनेंट नहीं होता है पूरा, उसमें क्या होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी हो सकता है, वो पूरा डोमिनेंट नहीं है, दूसरे कलर की भी थोड़ी थोड़ी डोमिनेंस दिखती है। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है कि जब हम रेड और व्हाइट को करते हैं ना, देखो जब हम रेड और व्हाइट को करते हैं, या पहले टूटा फिर नया हमारे पास बना, तो जब हमारे पास जब ये बनता है ना, तो आर जो है, जो रेड था वो कंप्लीटली डोमिनेंट व्हाइट पे नहीं होता, यहाँ पर हमें पिंक कलर देखना शुरू हो जाए, इसका मतलब ये एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस का केस है। दूसरा और कौन सी एक्सेप्शन है, को डोमिनेंस। कई बार क्या होता है दोनों डोमिनेंट हो जाते हैं, जैसे आपकी मदर से आया ए ब्लड ग्रुप, ये समझना, ये बहुत समझने की चीज है। आपके फादर से आया बी ब्लड ग्रुप का एलील, आपकी मदर से ए ब्लड ग्रुप का एलील आया, आपके फादर से बी ब्लड ग्रुप का एलील आया, तो भाई या तो बी आना चाहिए, एक डोमिनेंट होना चाहिए ना, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन में या बी डोमिनेंट होना चाहिए या ए डोमिनेंट होना चाहिए, क्योंकि मेंडल लॉ तो यही कहता है। बट बच्चे का ब्लड ग्रुप कई बार ए बी भी बन जाता है, ए बी ब्लड ग्रुप बन जाता है, इसका मतलब क्या, ये दोनों ही डोमिनेंट है यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ पर भी मेंडल्स फर्स्ट लॉ फेल हो गया। ठीक है, तो ये मैं एक्सेप्शंस बता रहा हूँ, ये तुम्हें थोड़ा थोड़ा आइडिया रखना है। तो अगर आपको कोई पूछे क्या ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग जो है वो मेंडल की वो है एक्सेप्शन है, तो बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग में क्या हो रहा है, दोनों ही डोमिनेंट हो रहे हैं, ए और बी दोनों डोमिनेंट हो गए यार। मेंडल तो ये कहता था एक ही फैक्टर डोमिनेंट होना चाहिए नेक्स्ट जनरेशन में, बट ये तो दोनों ही आ गए, इसका मतलब को डोमिनेंस जो है वो भी मेंडल्स लॉ के अगेंस्ट है। ठीक है, और क्या क्या एक्सेप्शंस हैं भाई, इतना जल्दी में ऐसे कोई नहीं समझाएगा, ताकि पेपर के लिए याद है, तो अच्छे से समझ लो चीजें। ठीक है, मल्टीपल एलीलिज्म, मेंडल ने क्या बोला, एक फैक्टर के दो ही एलील हैं, बट ऐसा थोड़ी है, एक फैक्टर के एक से ज्यादा एलील भी हो सकते हैं। जैसे मान लो अगर सपोज करो, अगर एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में यहाँ पर भी तीन एलील्स होते हैं, एक ए, एक बी और एक आई, तो यहाँ पर भी तीन एलील्स हैं, तो मल्टीपल एलीलिज्म भी मेंडल्स लॉ एक्सप्लेन नहीं कर रहा, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक है, कई बार क्या होता है, एक करेक्टर, देखो एक ट्रेड जो एक करेक्टर है, मान लो आई कलर है, वो एक जीन नहीं देख रहा है, एक आई कलर को जीन, तीन चार जीन, देखो आपकी बॉडी में तीन चार जीन जब प्रेजेंट होंगे ना, तो आई कलर वैसा बनेगा। तो मेंडल बोल रहा था एक ट्रेड को एक ही जीन देख रहा है, तो ये भी नहीं है। कई बार एक ट्रेड को एक से ज्यादा जीन, अगर आपके वो तीन या चार जीन अवेलेबल होंगे ना, तभी वो आप में ट्रेड आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो मेंडल ने भी ये चीज एक्सप्लेन नहीं करी, तो मेंडल ने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को भी एक्सप्लेन नहीं किया। और सबसे इंपॉर्टेंट है लियोट्रॉपी, ये लास्ट हम पढ़ेंगे एक्सेप्शन। लियोट्रॉपी क्या होता है, कई बार एक सिंगल जीन मल्टीपल जो है फिनोटाइपिक एक्सप्रेशंस को देख ला, मतलब एक जीन अगर अवेलेबल है तो उससे हाइट भी कंट्रोल हो जाएगी, उससे आई कलर भी कंट्रोल हो जाएगा, उससे हेयर साइज भी कंट्रोल हो जाएगा। बट मेंडल ने ऐसा नहीं कहा, मेंडल ने बोला एक जीन एक ही ट्रेट को देखता है। ठीक है, तो ये भी इसकी गलती थी, तो ये कुछ एक्सेप्शंस थी जो आपको पढ़नी थी। दिस इज क्लियर? सर आप क्या पढ़ाए जा रहे हो, ये तो पहले ही डर लग रहा था, आप और डरा रहे हो इस टॉपिक में। भाई डरने वाली बात नहीं है, सिंपल है, सिंपली समझो। मेंडल ने क्या किया, पी प्लांट की स्टडी करने के लिए 7 करेक्टर उसके हटाए, 7 करेक्टर में से 6 करेक्टर उसने एज इट इज सेम लिया। अगर एक का डोमिनेंट लिया, एक फादर का डोमिनेंट लिया, तो मदर का भी डोमिनेंट लिया, बट एक एलील उसने अलग अलग ले लिया। अगर मदर का टॉल लिया तो फादर का जो क्या ले लिया, स्मॉल ले लिया। फिर उसने क्या किया, उनमें क्रॉसिंग करवाई। जब उनमें हाइब्रिडाइजेशन हुई, उसने देखा कि पहले तो गैमेट बनेंगे, अलग अलग टूटेंगे, फिर वो जुड़ेंगे। ये जो गैमेट बनते हैं इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, एक यूनिवर्सल लॉ है। ठीक है, सेकंड, जब आपस में ये मिले, इनके बीच में क्रॉसिंग हुई, तो पहली जनरेशन में डोमिनेंट ट्रेट ही आया, बट सेकंड जनरेशन में उसने जब प्यूनिट स्केल बनाया, उसने देखा कि अगर 3 डोमिनेंट हैं तो फिनोटाइप में एक रिसेसिव भी आ रहा है, और उसकी जो रेशियो है फिनोटाइप में 3:1 है और जीनोटाइप में 1:2:1 है। ठीक है, क्योंकि 4 हैं टोटल। ठीक है, नेक्स्ट ये इसने देखा। फिर इसने बोला कि कोई ऐसी चीज है जो ट्रांसफर होती है जनरेशन टू जनरेशन, इसने बोला उसको फैक्टर, बट आज के टाइम में उसको जीन्स कहते हैं, बस सिंपल। ठीक है, फिर इसने मेंडल सलाह ने इसके बेसिस में 2 लॉ दिए। फर्स्ट वन इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है कि जब भी हेटेरोजाइगस एलील्स होंगे, हेटेरोजाइगस कंडीशन होगी, मतलब एक स्मॉल एक लार्ज, एक डोमिनेंट होगा उसमें से। सेकंड लॉ तो इसने बोला जब भी गैमेट्स बनते तो वो सेग्रीगेट होते हैं। ये क्लियर है? अब इसने इंपॉर्टेंट एक चीज ये कही कि देयर आर मेनी, बाद में जब स्टडीज किया, मान लो मेंडल तो चला गया, उसके बाद मेरे और तुम्हारे जैसे शिकारी बैठे थे, उन्होंने इसमें गलतियां ढूंढना शुरू कर दिया। तो गलतियां ढूंढी हमने। सबसे पहली तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस गलती है, कोई पूरा कंप्लीटली डोमिनेट नहीं कर रहा है। मान लो एक रेड कलर था, एक व्हाइट कलर था, तो रेड को पूरा व्हाइट के ऊपर डोमिनेट करना चाहिए था, बट वहां पर तो पिंक कलर दिख रहा है, इसका मतलब रेड व्हाइट के ऊपर पूरा डोमिनेट नहीं कर पा रहा, ये फेल। सेकंड, कंप्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेट, मतलब दोनों डोमिनेट कर रहे हैं। जैसे ए ब्लड ग्रुप अगर मदर से आ रहा है, बी फादर से आ रहा है, तो ए भी ब्लड ग्रुप आ रहा है बच्चे में, तो एक दूसरे पे डोमिनेट नहीं कर पा रहा, दैट इज को डोमिनेट, दोनों डोमिनेट है वहां पे। फिर हमने देखा मल्टीपल एलीलिज्म, एक करेक्टर के एक से ज्यादा, 2 से ज्यादा एलील्स भी हैं, दैट इज मल्टीपल एलीलिज्म। ये बोल रहा था 2 एलील्स हैं। फिर
पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस मतलब एक ट्रेट को दो से ज्यादा जीन्स देख रहे हैं। एक ट्रेट तभी आएगा जब दो से ज्यादा जीन्स अवेलेबल होंगे। अगर मान लो एक जीन अवेलेबल है तो वो नहीं आएगा। ठीक है, ये बोल रहा था एक जीन को एक ही करेक्टर देखता है। ठीक है, फिर लियो टॉपी में इसने बोला कि एक जीन मल्टीपल करेक्टर फिनोटाइपिक एक्सप्रेशंस को भी देख सकता है, जो मेंडल ने नहीं बोला था। ठीक है, तो ये इसकी ड्रॉबैक थी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। मैंने अपनी तरफ से तुम्हें मेंडल्स के दोनों लॉ बहुत अच्छे से समझा दी। आई होप तुम्हें मेंडल के दोनों लॉज में कोई अब गड़बड़ नहीं। अभी हमने मेंडल के दोनों लॉ पढ़े हैं सर, अभी बहुत कुछ है। अभी मेंडल के दो लॉ पढ़े हैं, अभी मेंडल के और लॉज भी हैं। ठीक है, अब दूसरे एक मेंडल का और लॉ था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। उसके लिए हमें डाई हाइब्रिड क्रॉसिंग करवानी पड़ेगी। तो अब हम चलेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉसिंग, बट उससे पहले कुछ चीजें देखो यार, मेरे पास बहुत कम टाइम था। आपका पेपर है तो एक तो कल सेशन लाए, एक आज अभी आ गया है मॉर्निंग के टाइम पे ही सेशन। तो अभी मैं कोशिश करूंगा कि आपका तीसरा सेशन भी आ जाए, जो आपका एक ही सेशन अब मेरे को पढ़ाना है, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। वो भी आपके पेपर से पहले मैं लाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, देखो सबसे पहले मेंडल्स ने पी प्लांट पे स्टडी किया। तो पी प्लांट को क्या बोलते हैं? पीसम सैटिवम, इसका साइंटिफिक नेम आपको पता है। 7 साल स्टडी किया, 7 डिस्ट्रिक्ट जो करेक्टर ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। F1 और F2 जनरेशन, F1 जनरेशन में सिर्फ डोमिनेंट ट्रेट जो है वो एक्सप्रेस होते हैं, और F2 जनरेशन में हमने देखा 3:1 की रेशो थी। ठीक है, डोमिनेंट और रिसेसिव की, ये हमने सब कुछ देख लिया पहले ही। पी प्लांट इसने क्यों सिलेक्ट किया? पी प्लांट को इजीली ग्रो किया जा सकता है, मेंटेन, ये सेल्फ पॉलिनेटिंग होता है, क्रॉस पॉलिनेशन भी हम इनकी कर सकते हैं, पिछले लेक्चर में बताया हुआ है। एक साल में एनुअल प्लांट है, मतलब एक साल में ग्रो हो जाता है। ठीक है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ग्रो होता है, तो ज्यादा बार इसको स्टडी कर सकते हो। इसके कंट्रास्टिंग करेक्टर 7 करेक्टर तो हमने ही देख लिए, तो मतलब इसकी वजह से मेंडल्स ने इसको स्टडी किया। मेंडल ने 2 एक्सपेरिमेंट किए मेन, एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और डाई हाइब्रिड क्रॉस हमने पढ़ना। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो पढ़ा, F1 प्रोजेनी हमने देख ली और F2 प्रोजेनी भी हमने देख ली। इसमें से 2 लॉ निकले, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ, दूसरा कौन सा निकला? लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब तीसरा लॉ हमने, अब डाई हाइब्रिड क्रॉस में इसने क्या किया? डाई हाइब्रिड क्रॉस में इसने क्या, कौन से 2 ट्रेट उठाए? एक तो उठाया इसने हाइट वापस उठाई, और दूसरा इसने जो हटाया वो हटाया कौन सा? वो ये उठाया कि उसकी शेप कैसी है, मतलब मटर की राउंड शेप है। वो एक तो इसने उठाया उसकी शेप कौन सी है, राउंड है या रिंकल है, और दूसरा इसका कलर येलो है या ग्रीन है। ठीक है, येलो डोमिनेंट कलर है और ग्रीन जो है वो डोमिनेंट नहीं है। तो इस तरह से इसने कलर उठाए। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या किया इसने। ये पुनेट स्केयर आ गया, बस आपने ये डायग्राम समझ। ठीक है, इसने क्या उठाया? इसने ये पुनेट स्केयर है, इसने क्या उठाया? इसने उठाया येलो, एक येलो और राउंड। मैंने कहा ना आप 2 चेंज लेगा, येलो और राउंड एक, और दूसरा ग्रीन और रिंकल। देखो जो मटर बीच में से हमने जब पढ़ा था, मैंने आपको पढ़ाया था जब, उसमें येलो कलर जो है मटर का डोमिनेंट है, ग्रीन कलर मटर का जो है वो रिसेसिव है, और राउंड जो है वो डोमिनेंट है, और रिंकल्ड जो है वो रिसेसिव है। तो इसने यही उठाया। अब इसने 2 उठाए, 2 में चेंज लिया 7 में से, तो इसको हम बोलेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, इनको आपस में इंटरेक्शन कराई। जो पहली इंटरेक्शन हुई वो क्या बना? ये एक कैपिटल वाई आ गया इसमें, इसका मतलब इसमें येलो है। ठीक है, और कैपिटल आर भी आ रहा है इसमें, मतलब राउंड यहाँ पे डोमिनेट होगा। तो पहली जनरेशन जो बनी F1 जनरेशन, उसमें येलो राउंड है। इसका मतलब यह है पहली जनरेशन में, F1 जनरेशन में, जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में डोमिनेंट शो हो रहा था, यहां पर भी डोमिनेंट शो हो रहा है। ठीक है, बट F2 जनरेशन में यहां पर क्या होगा? ध्यान से सुनो, F2 जनरेशन में क्या फिनोटाइप बनेंगे? इसने क्या किया? सिंपली इनको लिख दिया यहां पर, वाई आर येलो राउंड, जो कॉम्बिनेशन बन सकते थे वो सारे कॉम्बिनेशन लिखे, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। ठीक है, इन दोनों का मतलब इनकी करवानी है, इनकी खुद के साथ ही करवानी, तो उनको लिखा और आपस में इंटरेक्शन करवाई। जब इसने इंटरेक्शन कराई, उसने ये देखा इनके जो फिनोटाइप्स बने वो मैंने यहाँ पर लिख दिए। येलो कलर वाले फिनोटाइप जो है, येलो राउंड वाले, ठीक है, येलो राउंड वाले वो 9 है, सबसे ज्यादा येलो राउंड पाया जाएगा। कितने? येलो राउंड सबसे ज्यादा वो पाया जाएगा। दूसरे नंबर पे ग्रीन राउंड, और जो हमारे पास एक तो ग्रीन राउंड और दूसरा जो है हमारे पास ये भी 3 ही पाए जाएंगे। मतलब कहने का मतलब है सबसे ज्यादा कौन से पाए जाएंगे मैं बता देता हूं, यहां पे कहीं पे लिखते हैं। सबसे ज्यादा कौन से डोमिनेंट होगा? येलो राउंड। ठीक है, मतलब दोनों डोमिनेंट वाले सबसे ज्यादा वो पाए जाएंगे, कितने? 9। ठीक है, उससे कम कौन से पाए जाएंगे? येलो की जगह आप कौन सा ले लो, 2 ही कलर थे, येलो या ग्रीन, तो ग्रीन रिसेसिव था, ग्रीन राउंड, ये कितने पाए जाएंगे? 3 पाए जाएंगे। ठीक है, फिर आप येलो और राउंड की जगह क्या ले लो? रिंकल्ड, येलो और रिंकल, ये भी कितने पाए जाएंगे? 3 पाए जाएंगे, 3 पाए जाएंगे। और सबसे कम एक कौन सा पाया जाएगा? जब दोनों ही क्या होंगे? दोनों ही रिसेसिव होंगे, तो मतलब ग्रीन और रिंकल्ड, ये सबसे कम पाया गया कितना? 1। तो ये बेसिकली इसने बनाया था क्या? इनका फिनोटाइप 9:3:3:1। ठीक है, 9 3 12 3 15 3 16 कॉम्बिनेशन है, ये देख लो, 4 8 12 16 कॉम्बिनेशन है इसके। ठीक है, दिस इज क्लियर। तो यहां से भी सेम वही पता चल रहा है, रिसेसिव कम आते हैं,
जो हिट्रोजाइगस हैं वो मिडल में होते हैं और डोमिनेंट सबसे ज्यादा आने वाली जनरेशन में हमें दिखता है। तो ये बेसिकली सेकंड। अब यहां से इसने एक लॉ निकाला मेंडल ने, दो लॉज तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके थे मेंडल के। मेंडल का तीसरा लॉ यहां से निकला, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। कौन सा लॉ निकला? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या कहता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? ठीक है, चल जा भाई। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्ट, लॉ ऑफ डोमिनेंस हम पढ़ चुके हैं। मेंडल का फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, वो कहता है कि हाइब्रिड में सिर्फ डोमिनेंट ट्रेट आएगा, ठीक है, बट इसकी एक्सेप्शंस हमने देख ली। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यूनिवर्सल लॉ है, इसमें जो हमने देखा कि जो कॉपीज बनती है वो पहले सेग्रीगेट होती हैं, एक फैक्टर फिर हम ईच पेरेंट से लेते हैं, ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ ये कहता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट कहता है कि जो एक पेयर ऑफ ट्रेट जो खुद को सेग्रीगेट करता है वो इंडिपेंडेंटली करता है अनदर पेयर के ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। मान लो जब पेयर आपस में टूटते हैं ना गैमेट फॉर्मेशन में, फिर एक पेयर का दूसरे पेयर पे कोई इफेक्ट नहीं होता, वो इंडिपेंडेंटली टूटते हैं। मतलब ये नहीं है कि दूसरे का पहले के ऊपर कोई इंपैक्ट होगा, ऐसा नहीं होता। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये तीन लॉ दिए थे किसने? मेंडल ने, ठीक है। तो मेंडल लॉ में क्या क्या था देखो, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्टेट्स दैट द इनहेरिटेंस ऑफ वन पेयर ऑफ जीन्स इज इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस ऑफ अनदर पेयर ऑफ जीन्स। जो पेयर ऑफ जीन्स इनहेरिटेंट मेल से हो रहा है उसका जो फीमेल से इनहेरिटेड हो रहा है उन दोनों पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा आपस में, ठीक है। जैसे आप पढ़ते हो ना, जब आप फिजिक्स पढ़ते हो, फिजिक्स में आप बोलते हो कि जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसमें दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लग रही है, अगर वहां पर तीसरा ऑब्जेक्ट है तो उसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा उन दो ऑब्जेक्ट की फोर्स। इसी तरह जब हमारे जीन्स जो है इनहेरिट हो रहे होते हैं एक पेरेंट से, तो दूसरे पेरेंट से जो जीन्स इनहेरिटेंस हो रहे हैं उनका उस पर कोई इंपैक्ट नहीं होता। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत नहीं हो चाहिए। ये प्यूनिट स्केयर के थ्रू मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, येलो ग्रीन रिंगल के कंसेप्ट है। आई होप तुम्हें मेंडल्स लॉ, उसकी कंट्रीब्यूशन, पी प्लांट में उसने क्या लिया, पी प्लांट को क्या साइंटिफिक नेम है, पी प्लांट की हेल्प से उसने कैसे स्टडी किया, कौन कौन से कैरेक्टर्स लिए, कौन कौन से कैरेक्टर्स में मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस से कौन से लॉज निकले, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस की एक्सेप्शंस, फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है, और डाई हाइब्रिड क्रॉस किस तरह से हुआ, उसमें राउंड जो है वो कैसे राउंड येलो वाले आए, कितने आए, 9:3:3:1, ये आपको याद रखना है। और सबसे लास्ट में हमने ये देखा कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यहां से निकलता है कि जो जीन्स जो एक पेरेंट से आते हैं वो इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होते हैं दूसरे पेरेंट से आने वाले जीन से, ठीक है। और पी प्लांट को पीसम सेटिवम भी कहते हैं। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। शॉर्ट नोट में लेक्चर आपके लिए प्रिपेयर किया है और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है ये। अगर आपको पसंद आया, यू कैन सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग दिस यूट्यूब चैनल, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो। बाकी टेलीग्राम और व्हाट्सएप के लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको अच्छे से ज्वाइन करो। और भी कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप चाहते हो अभी वीडियो बने तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, आई विल ट्राई कि अगर ज्यादा जरूरत है तो उस पर बना लूंगा। दिस इज फॉर टुडे। बाकी अच्छे से आप पढ़ो, आप अपने पेपर के लिए अच्छे से रेडी हो, अच्छे से एग्जाम दो। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। बाकी हम देखेंगे कि वो जो आपका टॉपिक एक रह गया क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, उस पर मैं वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।